एक ऐसी फिल्म जो 3 साल तक कोर्ट में एड़ियां खींचती है। कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बावजूद भी इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाता। एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने के कुछ ही घंटों के बाद न जाने किस दबाव में इसे हटा लिया जाता है। पूरी की पूरी लोकतांत्रिक सरकार और प्रशासनिक महकमा इस फिल्म के रिलीज होने से शायद डरा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं फिल्म सतलज की। इस फिल्म ने 80 और 90 के दशक के पंजाब का वो खौफनाक चेहरा सामने रखा जिसे देखकर रूह कांप जाती है। टेररिज्म को कुचलने के नाम पर वहां जो कुछ हुआ उसने खाकी की साख और ह्यूमन राइट्स दोनों को ऐसे जख्म दिए जो आज तक नहीं भरे जा सके। लेकिन जब हम पंजाब की इस विभीषिका से आंखें हटाकर ठीक उसी दौर के यानी 90 के बिहार की तरफ देखते हैं तो वहां की कहानी इससे भी कहीं ज्यादा डरावनी, गहरी और हैरान करने वाली नजर आती है। फर्क सिर्फ इतना था कि पंजाब में जो कुछ आतंकवाद के नाम पर हुआ, बिहार में वो सब नक्सलवाद के खात्मे के नाम पर दोबारा दोहराया गया। राज्य की शह पर हुई इस हिंसा और पुलिस की बर्बरता को किसी ने दूर बैठकर नहीं देखा, बल्कि हम जैसे हजारों लोगों ने इसे अपने बचपन में अपनी आंखों से जिया है। यह कहानी मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ी और न ही यह किसी आर्काइव से उठाई गई कोई थ्योरी है। ये एक कड़वा और खुद देखा हुआ सच है। मैं बिहार के मसौढ़ी से हूं। 90 के उस दौर में मसौढ़ी और उसके आसपास के इलाके पूरी तरह से बारूद के ढेर पर बैठे थे। एक दिन की बात है, उग्रवादियों और नक्सलियों द्वारा एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी जाती है। जब कानून के रक्षक खुद प्रतिशोध यानी रिवेंज पर उतरते हैं तो वे सबसे पहले कानून की किताब को ही बंद कर देते हैं। उस हत्या के तुरंत बाद हमारे पूरे इलाके में सीधे शूट एंड साइट का यानी देखते ही गोली मार देने का ऑर्डर जारी किया गया। स्थिति इतनी खराब थी कि हमारे स्कूल महीनों के लिए बंद हो गए, बचपन कमरों में कैद हो गया और सड़कों पर सिर्फ पुलिस के बूटों की आवाज और बंदूकों का साया था। पुलिस की ये जवाबी कार्रवाई किसी न्याय के सिद्धांत पर नहीं थी। उस दौरान केवल असल अपराधियों को ही नहीं ढूंढा गया, बल्कि सिर्फ शक के आधार पर चुन चुनकर स्थानीय लड़कों और आम ग्रामीणों को भी निशाना बनाया गया। घरों के दरवाजे कुल्हाड़ियों से तोड़कर लोगों को निकाला गया और बिना किसी कोर्ट कचहरी के सीधे गोलियों से भून दिया गया। और दुख की बात यह है कि यह केवल मसौढ़ी की कहानी नहीं थी, यह उस दौर के पूरे बिहार का एक सेट पैटर्न बन चुका था। बिहार में पुलिस की इस मानसिकता को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। यह बर्बरता अचानक 1990 में पैदा नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 1989 और 1980 के कुख्यात भागलपुर आखफोड़वा कांड से, जिसके नाम पे गंगाजल मूवी भी बन चुकी थी। भागलपुर के सेंट्रल जेल और अलग अलग थानों में पुलिस ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए 31 अंडर ट्रायल कैदियों की आंखों में तेजाब डाल दिया था। पुलिस का उस वक्त ऑन रिकॉर्ड तर्क यही था कि ये लोग समाज के लिए खतरा है और इन्हें रोकने का यही एकमात्र तरीका है। इस मामले में पहली बार देश की न्याय व्यवस्था हिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने खत्री बनाम बिहार राज्य 1981 के ऐतिहासिक मामले में माना कि पुलिस ने नागरिकों के जीने के अधिकार यानी आर्टिकल 21 का घोर उल्लंघन किया है। लेकिन इस घटना ने पुलिस महकमे के भीतर एक बहुत ही खतरनाक मैसेज दे दिया था। मैसेज यह था कि अगर आपके ऊपर बड़े अधिकारियों और नेताओं का हाथ है तो आप खुद कानून बन सकते हैं। यही वो सोच थी जो 80 के दशक से होती हुई 90 के दशक में बिहार पुलिस का असली चेहरा बन गई। जैसे जैसे 90 का दशक आगे बढ़ा, यह पुलिसिया बर्बरता केवल थानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ग्राउंड पर चल रहे जातीय और वैचारिक संघर्षों का हिस्सा बन गई। औरंगाबाद का मदनपुर इलाका हो या गया के सुदूर गांव, जब भी नक्सलियों द्वारा किसी पुलिस पिकेट या गश्ती दल पर हमला होता तो उसके बाद जो पुलिसिया क्रैकडाउन होता था वो किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार कर दे। दिसंबर 1997 में जहानाबाद के लक्ष्मणपुर बाथे में एक बड़ा नरसंहार हुआ था। इस नरसंहार के बाद जब पुलिस इलाके में जांच करने पहुंची तो न्याय करने के बजाय
पुलिस का रुख एक तरफा दमन का हो गया। मानवाधिकार रिपोर्टों के अनुसार पुलिस ने पीड़ितों के ही रिश्तेदारों और स्थानीय युवकों को यह कहकर उठाया और टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि वे प्रतिबंधित संगठनों के मददगार हैं। ठीक इसी तरह 1998 में भोजपुर के नगरी गांव में पुलिस और एक विशेष उग्रवादी गुट के बीच हिंसक टकराव हुआ। इसके बाद पुलिस ने पूरे गांव को घेर लिया। रिकॉर्ड बताते हैं कि हफ्तों तक गांव के पुरुषों को गायब रखा गया। जब कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबस कॉर्पस याचिकाएं दायर की गई, तब जाकर पुलिस ने माना कि वे उनकी कस्टडी में थे, लेकिन तब तक कई युवक गंभीर रूप से अपाहिज हो चुके थे। पुलिस का पूरा जोर अपराधियों को पकड़ने से ज्यादा आम लोगों के मन में ऐसा खौफ पैदा करने पर था कि कोई पुलिस के खिलाफ मुंह न खोल सके। अब बात करते हैं कड़े आंकड़ों और फैक्ट्स की, ताकि आपको अंदाजा हो कि उस समय हालात कितने बेलगाम थे। जब 1993 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी एनएचआरसी का गठन होता है, तो उसके शुरुआती 3-4 सालों के डेटा में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। पूरे देश में कस्टोडियल डेथ्स यानी पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों और अवैध थानों में बंद रखने के मामलों में बिहार सबसे ऊपर के राज्यों में शामिल था। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी पीयूसीएल जैसी संस्थाओं ने उस दौर में मध्य बिहार के गया, जहानाबाद, पटना और औरंगाबाद जिलों में हुई पुलिस मुठभेड़ों के ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की थी। जब मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को खंगाला गया तो एक डरावना सच सामने आया। लगभग 42% मामलों में गोलियां शरीर के ऊपरी हिस्से में जैसे छाती या सिर पर और बेहद नजदीक से यानी पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारी गई थी। कोई भी बैलिस्टिक एक्सपर्ट आपको बता देगा कि जब गाड़ियों या भागते हुए लोगों के बीच मुठभेड़ होती है तो इतने नजदीक से सटीक गोली लगना नामुमकिन है। यह साफ तौर पर एनकाउंटर नहीं बल्कि एक तरफा मर्डर था। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस पूरी छानबीन में सामने आती है वो है इन घटनाओं का सोशल एंगल। जब आप पुलिस को असीमित अधिकार यानी एब्सोल्यूट पावर दे देते हैं तो उसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी मार हमेशा समाज के कमजोर तबके पर पड़ती है। 90 के दशक के पुलिसिया दमन के सरकारी और गैर सरकारी रिकॉर्ड साफ बताते हैं कि फर्जी मुठभेड़ों और थानों में टॉर्चर के शिकार होने वाले 75% से ज्यादा लोग भूमिहीन, मजदूर, दलित और पिछले वर्ग से आते थे। मानवाधिकार संगठनों की जांच समितियों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अगर किसी गांव में नक्सलियों की तरफ से पुलिस पर कोई हमला होता था तो पुलिस असली उग्रवादियों को पकड़ने के बजाय सीधे उस गांव के गरीब टोले पर धावा बोल देती थी। पुलिस का काम करने का तरीका बेहद आसान लेकिन खौफनाक था। थानों की स्टेशन डायरी में बिना कोई एंट्री किए लड़कों को हफ्ते तक अवैध हिरासत में रखा जाता था। इसके पीछे की क्रूर रणनीति यही थी कि अगर टॉर्चर के दौरान किसी की मौत हो जाए तो पुलिस कानूनी रूप से यह कह सके कि यह व्यक्ति कभी हमारे पास था ही नहीं, और सबको लावारिस दिखाकर या इनकाउंटर की कहानी रचकर ठिकाने लगा दिया जाता था। आज वक्त बदल चुका है। 90 का वो काला और खौफनाक दौर बीत गया है। अदालतों ने पुलिसिया कार्रवाई के नियमों को बहुत सख्त कर दिया है। डीके बसु जजमेंट जैसे कड़े नियम आए हैं और मानवाधिकारों के प्रति जवाबदेही पहले से बेहतर हुई है। लेकिन मसौढ़ी, मदनपुर और नगरी की उन सूनी सड़कों पर जो खून बहा था, स्कूल महीनों तक बंद रहे थे और जिन बेकसूर लोगों की जिंदगियां इस प्रतिशोध की आग में स्वाहा हो गई, उनकी यादें आज भी उस पीढ़ी के जहन में गहरे जख्म की तरह जिंदा है। जब कानून के रक्षक खुद अपराध का रास्ता चुन लेते हैं तो समाज में न्याय का वजूद ही खत्म हो जाता है। पंजाब की सतलज अगर एक राज्य की त्रासदी को दिखाती है तो 90 के दशक में बिहार उस पूरे सिस्टम के ढहने की कहानी कहता है, जहां वर्दी ने खुद को ही जज, ज्यूरी और जल्लाद घोषित कर दिया था। यह कोई राजनीतिक बहस नहीं है, यह हमारे इतिहास का वो पन्ना है जिसे याद रखना जरूरी है ताकि हम दोबारा उस अंधेरे की तरफ ना लौटे। इस पूरे विषय पे, इस ऐतिहासिक घटना पे आपके क्या विचार हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे ऐसी ही वीडियो आती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पॉसिबल हो तो आप इस वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।